आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट भाग 3 के अंतर्गत आपातकाल के परिणाम व विभिन्न विवादों के विषय में जाना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट भाग 4 के अंतर्गत आपातकाल के सबक व आपातकाल के बाद की राजनीति, जनता पार्टी व शाह आयोग के विषय में जानेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए व समझिए। कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही लिख कर रखा हुआ है। लिखा हुआ कहाँ से प्राप्त होगा, इसी वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा। आपातकाल के सबक। आपातकाल के सबक से अभिप्राय है कि आपातकाल से हमें क्या क्या शिक्षा प्राप्त हुई। आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र को अनेक शिक्षाएं प्राप्त हुई, जिनका विवरण इस प्रकार है। आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र के ताकत व कमजोरियां उजागर हुई, परंतु कुछ समय के बाद ही भारतीय लोकतंत्र वापस बहाल हो गया। भारत से लोकतंत्र को समाप्त करना बहुत कठिन कार्य है। आपातकाल के बाद आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का संवैधानिक प्रावधान किया गया, क्योंकि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति धारा 352 के तहत आंतरिक अशांति होने पर आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसी आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी, परंतु बाद में इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद ही करेगा। यह भी भारतीय संविधान में संशोधन करके व्यवस्था की गई। आपातकाल के कारण प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हुआ। आपातकाल के बाद न्यायालय ने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाना प्रारंभ किया, क्योंकि आपातकाल में वह कारगर भूमिका नहीं निभा पाया था। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर के कई संगठन अस्तित्व में आए। आपातकाल के दौरान पुलिस व प्रशासन दोनों ही संस्थाएं स्वतंत्र होकर अपना कार्य नहीं कर पाई थी। इन्हें शासक दल ने अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया था। यह समस्या आपातकाल के बाद भी समाप्त नहीं हुई है। आपातकाल के बाद की राजनीति। 18 महीने के आपातकाल के पश्चात जनवरी 1977 में सरकार ने चुनाव करवाने का फैसला लिया। इसी के तहत सरकार ने सभी नेताओं व राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया। 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों पर जनमत संग्रह माने जाते हैं, खासतौर से उत्तर भारत में, क्योंकि यहाँ आपातकाल का असर सबसे अधिक देखा गया था। विपक्ष ने एकत्रित होकर लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा।
1977 का चुनाव। मार्च 1977 में चुनाव संपन्न करवाई गई। इन चुनाव में सभी विपक्षी दलों ने मिलकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी नामक एक राजनीतिक दल का गठन किया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल का गठन किया, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हुआ। जनता पार्टी ने इन चुनाव को आपातकाल पर जनमत संग्रह का नाम दिया। जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के लोकतांत्रिक चरित्र और जनता पर की गई ज्यादतियों पर विशेष जोर दिया। जनता पार्टी के गठन से गैर कांग्रेसी वोट एकत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई। 1977 लोकसभा चुनाव परिणाम। स्वतंत्रता के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव हार गई थी। उसे महज 154 सीटें ही प्राप्त हुई। जनता पार्टी गठबंधन को 542 सीटों में से 330 सीटें व अकेली जनता पार्टी को 295 सीटें प्राप्त हुई व उन्होंने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस पार्टी के एकदम खिलाफ था। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इंदिरा गांधी रायबरेली से व संजय गांधी अमेठी से अपने चुनाव हार गए थे। कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं हार रही थी। दक्षिण भारत में उसकी चुनावी जीत अभी भी जारी रही। जनता सरकार। 1977 के चुनाव के पश्चात जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें मोरारजी देसाई, चरण सिंह व जगजीवन राम शामिल थे। इस प्रतिस्पर्धा में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन इससे जनता पार्टी के अंदर सत्ता की खींचतान समाप्त नहीं हुई, जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ दिनों तक ही एकजुट रख पाया। जनता पार्टी के पास कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था। जनता पार्टी के पास कोई सर्वमान्य नेतृत्व नहीं था। जनता पार्टी के पास कोई दिशा, कार्यक्रम या रूपरेखा नहीं थी। जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की नीतियों में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं कर पाई थी। इन सब कारणों से जनता पार्टी कम समय में ही बिखर गई। व 18 महीने के अंदर ही मोरारजी देसाई अपना बहुमत खो बैठे। मोरारजी देसाई के बहुमत खोने के बाद चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई, जो महज 4 महीने में ही कांग्रेस पार्टी के समर्थन वापसी के साथ ही समाप्त हो गई। इस प्रकार चौधरी चरण सिंह लोकसभा अधिवेशन का सामना किए बिना ही वापस
चले गए। 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को आपसी खींचतान का परिणाम भुगतना पड़ा और वह सत्ता से बाहर हो गई। वह कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई। शाह आयोग 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई के नेतृत्व में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान जनता से वायदा किया था कि सत्ता प्राप्ति के बाद आपातकाल की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया जाएगा। इसी वायदे के तहत जनता पार्टी सरकार ने मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग को जांच संबंधी सभी शक्तियां सौंपी गई थी। यह आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल के पद को छोड़कर किसी से भी पूछताछ कर सकता था। इस जांच आयोग के अध्यक्ष जे.सी. शाह होने के कारण ही इसे शाह आयोग के नाम से जाना जाता है। शाह आयोग के कार्य या जांच का दायरा 25 जून 1975 को कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित आपातकाल के कारणों की जांच पड़ताल करना, सत्ता पक्ष द्वारा आपातकाल के दुरुपयोग की जांच पड़ताल करना, निवारक नज़रबंदी प्रावधान के दुरुपयोग की जांच पड़ताल करना, आपातकाल के दौरान पद के दुरुपयोग की जांच पड़ताल करना, आपातकाल के दौरान गरीबों की बस्तियों को उजाड़ने की जांच पड़ताल करना, आपातकाल के दौरान न्यायपालिका के विवादास्पद निर्णयों की जांच पड़ताल करना, आपातकाल के दौरान जनसंख्या नियंत्रण हेतु लागू की गई परिवार नियोजन योजना की जांच करना, आपातकाल के दौरान धारा 368 के तहत किए गए संवैधानिक संशोधनों की जांच पड़ताल करना शामिल था। आयोग की कार्यविधि व रिपोर्ट। शाह आयोग के पास व्यापक अधिकार होने के कारण आपातकाल से जुड़े विभिन्न प्रमाणों की जांच गहनता से की, जिसके अंतर्गत उन्होंने हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। इन गवाहों में मुख्यतः उस समय के प्रमुख विपक्षी दलों के नेता, कार्यकर्ता व तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शामिल थी। इंदिरा गांधी आयोग के सामने पेश तो हुई, मगर उन्होंने अपने बयान दर्ज करवाने से इनकार कर दिया था। आयोग ने उपलब्ध तथ्यों व प्रमाणों के आधार पर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार रहे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आपातकाल के दौरान सरकार ने शक्तियों का दुरुपयोग किया और उनकी अति की। आपातकाल के दौरान निवारक नज़रबंदी कानून का दुरुपयोग किया गया, जिसके माध्यम से लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपातकाल के दौरान प्रेस पर लगाई गई पाबंदियां गैरकानूनी थी। आयोग ने बताया कि किसी भी आधिकारिक पद पर न होते हुए भी कुछ लोगों ने सरकारी ताकत का प्रयोग किया। पुलिस हिरासत में लोगों की मौत व यातनाओं की घटनाएं भी घटित हुई। जनसंख्या नियंत्रण हेतु की गई परिवार नियोजन योजना के अंतर्गत लोगों को नसबंदी हेतु मजबूर किया गया। आपातकाल में गरीब लोगों की बस्तियों को उजाड़कर अन्य जगह भेजने का कार्य
जबरदस्ती किया गया। आपातकाल के दौरान पुलिस व प्रशासन दोनों ही संस्थाएं स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य नहीं कर पाई थी। नोट्स प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप चैनल को ओपन कीजिए। चैनल ओपन होने के बाद चैनल के अबाउट सेक्शन में सबसे नीचे आपको ब्लॉग का निशान दिखाई देगा। आप जैसे ही उसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक नया पेज आपके सामने इस तरह से ओपन होगा, जिसमें तिथि वाइज व नाम वाइज ब्लॉग आपको दिखाई देंगे। ब्लॉग के सामने वाले निशान को जैसे ही आप दबाएंगे तो पूरा ब्लॉग आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बीच में आपको उसी वीडियो का लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सबसे नीचे आपको लाइक, शेयर व कमेंट सेक्शन दिखाई देगा। यदि आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो उसे ज़रूर लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।